नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासेस। इंडियन एविडेंस एक्ट क्लास में हम पहले वाला जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लॉ क्या होता है और लॉ कितने प्रकार के होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। फिर से एक बार दिखा देते हैं। लॉ जो है सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में वो जो डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल के चाहे सिटीजन के राइट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। और प्रोसीजरल लॉ वे होते हैं जो इनको इन्फोर्स करने की मशीनरी देते हैं, इन्फोर्स करने के रूल देते हैं, उनको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अब एविडेंस के बारे में हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एविडेंस इज द टर्मिनोलॉजी derived from a Latin word evidere, which means to discover clearly, to ascertain. Some of the jurist has defined evidence. Evidence का मतलब हिंदी में साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो सही क्या है और गलत क्या है वहां तक के नतीजे तक पहुंचा दे। टू डिस्कवर क्लियरली और टू एसर्टेन मतलब स्पष्टता कोर्ट को समझ में आ जाए कि जो भी एलिगेशन हमारे पास आया है उसमें सही क्या है, उसमें गलत क्या है। और जिस प्रोसेस से ये सबको समझा जा सकता है उसको एविडेंस प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। टेलर साहब ने लिखा है ऑल द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट विच टेंड टू कंफर्म और डिनाई, मतलब ऑल द मीन्स वो सारे साधन और डॉक्यूमेंट और तरीके जिससे या तो आपका एलिगेशन कंफर्म होता है, नहीं तो आपका एलिगेशन डिनाई होता है। The occurrence of events and truth of which is being submitted for judicial investigation. Judicial investigation में जो कुछ भी मैटर जा रहा है डिस्कशन के लिए वो सही है कि गलत है, जिस बेसिस पे आप उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं उसको एविडेंस कहते हैं। ऐसा टेलर का कहना है। टेलर का हमने डेफिनेशन क्यों यहाँ पे लाया है कि इसलिए कि जो स्टीफन साहब का जो एविडेंस एक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं that is based upon टेलर्स एविडेंस एक्ट। टेलर के एविडेंस एक्ट से ही इंस्पायर होकर के और स्टीफन साहब ने एविडेंस एक्ट फ्रेम किया था। एविडेंस एक्ट की कहानी ऐसी है कि टेलर साहब का एक्ट होता है, उसके बाद से ये काम इंडियन एक्ट को फ्रेम करने का मायने साहब को दिया जाता है। मायने साहब मना कर देते हैं, मैं नहीं करने वाला हूं। उसके बाद से इंडियन एक्ट को इंडिया के अनुसार चेंज करके और तब उसको स्टीफन साहब प्रोड्यूस करते हैं, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा डेफिनेशन है स्टीफन साहब का है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, एविडेंस इज द वर्ड्स uttered and things exhibited by the witness before a court of justice. So कोर्ट में विटनेस के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है, उन सबको एविडेंस कहते हैं। मतलब जुडिशियल प्रोसेस में जो कुछ भी आप बोलिए चाहे दिखाइए वो सब एविडेंस में आता है। Thus the evidence is a medium or instrument through which justice can be made out by the proper discovery of the facts of the case. ऐसा है कि जज के पास को केस गया, जज के पास फैक्ट पहुंचना जरूरी है तभी जजमेंट ले सकते हैं। जज साहब को आप दोनों का बात सुनेंगे, सुनने के बाद से आप अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ सॉलिड प्रूफ दिखाइए, डिस्प्रूव करने के लिए आप कुछ सॉलिड प्रूफ दिखाइए, उसको एविडेंस में हम समझते हैं। So the word evidence is derived from the Latin word evident or evidere, which means to show clearly, to discover clearly, to prove clearly. The law of evidence bears the same relation to a judicial magistrate as logical to the reasoning. एकदम लॉजिकल होना चाहिए। It is a system of rules which the court has to follow. अच्छा, ये जो भी एविडेंस एक्ट में जो प्रोसीजर हम दे रहे हैं कोर्ट इज बाउंड टू फॉलो। इफ कोर्ट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर देन इट इज चैलेंजेबल बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। सो जो कुछ भी एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है कोर्ट हैज टू फॉलो।
कोर्ट आपको बोलेगी नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रूव करना है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रूव करना है, इससे प्रूव होता है, इससे प्रूव नहीं होता है। कोर्ट हैज टू फॉलो, सो इट्स अ डायरेक्टिव फॉर द कोर्ट। नीड की इसकी, व्हाट इज द नीड ऑफ एविडेंस लॉ? जब आपके पास सीआरपीसी है ही, सीपीसी है ही, तो एविडेंस लॉ की जरूरत क्या है? Evidence is the only possible way by which the court can make inference to render a decision. आपको डिसीजन देना है ना, तो डिसीजन देने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही कौन है, गलत कौन है। जब तक ये नहीं जानेंगे जजमेंट कैसे करेंगे? और इसलिए इस नतीजे तक पहुंचने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको एविडेंस एक्ट की जरूरत है। बिना एविडेंस एक्ट का पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए, साक्षी चाहिए, एविडेंस चाहिए। और जिस तरीके से आप एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं उसी को एविडेंस एक्ट कहा जाता है। द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस एक्सप्लेन्स द एविडेंस इज द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, सो विदाउट एविडेंस देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू प्रूव एनी फैक्ट इन इशू और इवन टू एस्टैब्लिश एनी फैक्ट्स इन द केसेस। केस कोर्ट के पास आपको फैक्ट को प्रूव करना है, डिसप्रूव करना है, नॉट प्रूफ भी होता है। कोर्ट जो भी फैक्ट है वो प्रूव करना है, डिसप्रूव करना है, और ये दोनों को आपको एविडेंस के द्वारा ही करना है। The law of evidence is not just a fundamental principle governing the process of proof, rather it also has a multi-dimensional purpose of governing the rules relating to the process of proof of court in proceeding. While its moral dimension is a special asset in criminal trial, is an endeavor in protecting the innocent and highlighting the guilty person to administer complete and fair justice. अगर सही एलिगेशन है तो जिन्होंने क्राइम किया है he should be punished, और अगर गलत एलिगेशन है और उन्होंने क्राइम किया ही नहीं है तो उनको पनिश क्यों करेंगे भाई? तो इस नतीजे पे पहुंचने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीनरी है, जो तरीका है, उसको एविडेंस एक्ट कहते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये एविडेंस एक्ट 1872 जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये कहां कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया ट्रेसेस बैक इट्स रूट टू वैदिक पीरियड। इंडिया में सब कुछ वैदिक पीरियड से ही शुरू होता है और एविडेंस भी वैदिक पीरियड से ही शुरू होता है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय धर्मशास्त्र इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रुथ। आज भी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झूठ बोल रहे हो, भगवान की कसम कर रहे हो, माँ बाप का कसम खा रहे हो, मतलब धर्मशास्त्र से जोड़ करके इसको देखा जाता है। तो एंशिएंट इंडिया में एविडेंस को धर्मशास्त्र से जोड़ करके देखा जाता था। अगर आप सच बोल रहे हैं तो भगवान आपके साथ हैं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं आप पाप कर रहे हैं और ये पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सच और झूठ को धर्मशास्त्र से जोड़ करके देखा जाता था वैदिक पीरियड में। It was also an important and integral part of Muslim rule of law in order to ascertain the truth of facts pertaining to judicial proceedings. जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ और कुछ समय के लिए इंडिया में मुस्लिम्स का कंट्रोल रहा, उस समय भी उन्होंने अलग अलग तरीकों से, उन्होंने अपने धर्मशास्त्र के अनुसार, वैदिक पीरियड में हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने अपने तरीके बनाए एविडेंस के। Subsequently, in the modern times, it all superseded by modern English evidence law that we call as Indian Evidence Act, but it was a long drawn process over a span of several centuries. तो वैदिक पीरियड का एक हो गया, मेडाइवल पीरियड जहां पर मुस्लिम इन्वेडर आते हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनका एक अलग रूल हो गया, और उसके बाद से अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज यहाँ पर इन्वेड करते हैं और इंडिया को कंट्रोल करते हैं, और वहीं से हमें एविडेंस एक्ट 1872 मिला है। तो 3 पीरियड में हमें इसको अलग अलग समझना है। तो जब एंशिएंट पीरियड में पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इन द एंशिएंट इंडिया इंक्लूडिंग किंग्स वाज सब्जेक्ट टू अ धर्म। मतलब हिंदू धर्म में राजा हो चाहे प्रजा हो, सब लोग धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म से विरुद्ध काम करेंगे आपको पनिश किया जाएगा, आप पाप के भागी हो गए।
और धर्म के समर्थक में काम कर रहे हैं तो आपका पुण्य का काम हो गया। सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ एंशिएंट इंडिया आर वेदास, स्मृति, आचार्य। जब हम सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें होता है स्मृति श्रुति होती है, श्रुति होती है, स्मृति होती है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो पुराना जो समय था उस समय श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वो बातें जो सुन करके याद कर लिया जाता था। जितने भी ऋषि मुनि थे वेद का उच्चारण करते थे, उनको शिष्य उनको सुन करके याद कर लेते थे, उसको श्रुति कहा जाता था। और सुनने के बाद से कुछ चीजें कंठस्थ हो जाती थी, कुछ चीजें छूट जाती थी। जो चीजें कंठस्थ हो गई और अगर आपने कहीं लिख भी लिया और किस और दूसरे जनरेशन के पास पहुंच रहा है तो उसको स्मृति कहते थे, मतलब याद है आपको। तो श्रुति और स्मृति जो थी ये बेसिकली आपके वैदिक पीरियड में डोमिनेंस में थी। द सब कंटिनेंट वाज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज एंड एवरी टेरिटरी हैज ए लीडर हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट धर्म एंड रूल अकॉर्डिंग टू इट। देश जो है कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे, हर एरिया के अलग अलग राजा होते थे और उन सबका पर्पस यही होता था कि धर्म को प्रोटेक्ट करना है और धर्म के प्रोटेक्शन के रास्ते में जो आएंगे उनको पनिश करना है। तो उस समय क्या था, सच का बोला वाला था। हिंदू धर्म में आज भी झूठ बोलना पाप माना जाता है, किसी को तकलीफ पहुंचाना पाप माना जाता है, किसी पर दया करना पुण्य माना जाता है, सत्य बोलना पुण्य माना जाता है। तो ये वैदिक पीरियड से ही चलता आ रहा है। Some main features of Hindu or ancient evidence law is oral evidence was to be direct and first hand, not what one has heard. आज भी oral evidence होता है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने समझा है, अपने इंद्रियों से, अपने सेंसिटिव बॉडी से जिन्होंने ऑब्जर्व किया है उस इंसिडेंट को, वो जब कोर्ट के सामने जाकर के कहेंगे तो उसको ओरल एविडेंस कहते हैं, डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। और ये उस समय भी प्रचलन में था, आज भी प्रचलन में है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर बोथ इन क्रिमिनल एंड सिविल, बट स्ट्रेस वाज लेड अपॉन केयरफुली इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होता है, कई बार सीधे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो उस समय का जो चित्रण होता है, उस समय की जो कई चीजें मिली जुली होती हैं, उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर रोड पर स्क्रैचेज होंगे, गाड़ी टूटी फूटी होगी उसके मार्क होंगे, बॉडी में चोट लगा उसके मार्क होंगे, इन सब को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट वहां हुआ है, वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है जहां पर स्क्रैचेज, उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, इसको प्रूव करना पड़ता है। टॉर्चर वर परमिटेड बट नॉट कंसीडर्ड सोनली एन एलिमेंट ऑफ एविडेंस। सो सच्चाई जानने के लिए कई बार लोगों को परेशान भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। There were various circumstances of putting burden of proof. If defendant admits that commission, then there was no need of burden of proof. अगर किसी पार्टी ने एक ने एलिगेशन लगाया और दूसरे ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, अब प्रूव करने की जरूरत ही नहीं बचती। प्रूव तो तब करना पड़ेगा जब अपोजिट पार्टी डिनाई करती है। एक पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि आपने हमारी घड़ी चुराई है, दूसरी पार्टी ने कहा हाँ गलती हो गई, मैंने आपकी घड़ी चुराई है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव हो गया। और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐसा है, हम बताएंगे आपको कि ऐसा प्रोविजन है कि वहां पर जो एडमिटेड चीज है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Witnesses were also divided on the basis of kinds of persons who were included in the commission and who were not, documents were divided in who were not। कहने का मतलब कि जो वैल्यू ऑफ एविडेंस था वो डिफर करता था। डॉक्यूमेंट भी उस समय पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते थे, आज भी डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। मेडाइवल पीरियड जो है मुस्लिम रूल का शुरू हुआ। मुस्लिम रूल में क्या हुआ, they were influenced by Iranian and Byzantine philosophers, but Islamic principles remained integral throughout the administration of the justice। मतलब मेडाइवल पीरियड में मुस्लिम रूल में जितने भी प्रोसेस थे एविडेंस के, उस मुस्लिम प्रोसेस को के अनुसार ही किया गया।
Contrary to Hindu laws, king was the supreme authority of role in Muslim law. हिंदू लॉ में क्या होता था, राजा को एडवाइस करने के लिए एडवाइजर होते थे। मुस्लिम लॉ में क्या था, मुस्लिम जो है राजा जो कह रहा है वही सही है, उसको एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर था। However, non-Muslims were not subject to Muslim law on civil matters. कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एक्ट जो था वो मुस्लिम लॉ के द्वारा गवर्न हो रहा था मुस्लिम पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में सिविल लॉ, मुस्लिम पीरियड में भी सिविल लॉ जो थे वो हिंदू का हिंदू से और मुस्लिम का मुस्लिम से गवर्न हो रहा था। सिविल लॉ अलग अलग थे, सिर्फ क्रिमिनल लॉ एक जैसे थे। The judicial setting and features of the evidence of Mughal are, they are, जो आज के डेट में वकील कहे जाते हैं ना, ये वकील शब्द का जो क्वाइनेज है ये मुगल सल्तनत की देन है। उस समय भी ये लोग अलाउड थे दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। वकील का क्या काम होता है, किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना। पार्टी अपनी बातों को उस तरीके से नहीं कह सकती जिस तरीके से कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट के जो रूल रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, वो नहीं जानती पार्टी, और वो कहीं अपना जो केस है वो लूज न कर जाए, इसलिए वो एक प्रोफेशनल की उनको जरूरत पड़ती है। वैसे प्रोफेशनल जिसको रूल रेगुलेशन भी पता है और उनको फैक्ट बताया जाता है कि किस तरीके से क्या हुआ था, सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट द पार्टी। और तो उस समय भी वकील की जरूरत पड़ती थी, आज भी वकील की जरूरत पड़ती है। उस समय जो वकील होते थे मुस्लिम में उनको काजी कहा जाता था। There was bifurcation in civil and criminal. आपको पहले ही बताया जो क्रिमिनल था उसके लिए सबके लिए कॉमन रूल था, और जो सिविल था वो सिविल रूल अलग अलग था, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। तो इसलिए उस समय क्लियर कट डिवीजन हो गया था सिविल रूल के साथ और क्रिमिनल रूल के साथ। कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है हनाफी लॉ के अनुसार उस समय भी एग्जिस्टेंस में था और आज भी है। इकरार भी है, इकरार मतलब एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्टेंस है और ये कोरोबोरेशन है, टेस्टिमनी, ये जितने भी कन्फेशन है, आज के डेट में कन्फेशन है, तो कन्फेशन हो और चाहे कोरोबोरेशन है, ये मुस्लिम लॉ में भी था, मुस्लिम रूल के समय में भी था और अभी भी इंग्लिश लॉ में भी है। ट्रायल बाय ऑर्डियल वाज नॉट नोन इन द इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में लोगों पर भरोसा नहीं। हिंदू लॉ में क्या था, लोगों पर भरोसा किया जाता था, भगवान की कसम दिलाई जाती थी, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे आप सत्य कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं करेंगे, लोगों पर भरोसा किया जाता था। मुस्लिम लॉ आया तो धीरे धीरे, मुस्लिम रूल आया तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि अब लोग वैसे नहीं रहे, और सिर्फ ये कह देने से बड़ा मुश्किल है प्रूफ करना। तो इसलिए उस समय ऑर्डियल मतलब थोड़ा उनको जोर जबरदस्ती से सुनने वाला, कहने वाली चीजें वो सब बंद हो गई। हिंदू में के समय, लॉ के समय में कुछ ऑर्डियल्स थे। ऑर्डियल्स थे, अगर आप सच्चे हैं तो आग पर पैर रख करके निकलिए, अगर आप बच गए तो सच है, नहीं बचे तो झूठ है। तो इस तरीके और भी ऑर्डियल्स होते थे, 2 दिन 3 दिन तक फास्टिंग रखा जाएगा। एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट वाज टू बी इन सपोर्ट ऑफ वंस केस, सो रिलेवेंसी कैन बी रेफर्ड। सो अभी भी हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीजों को ही सुनते हैं, इररिलेवेंट चीजों को नहीं सुनते हैं। कोर्ट पूछती है आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसका इस केस से क्या लेना देना है, आपको बताना पड़ेगा कि साहब इस केस से इस बात का पूरा लेना देना है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर नॉट अलाउड, बात किसी और चीज की हो रही है, बात किसी और चीज को करने लगे आप, इररिलेवेंट हो जाएगा। बात यह हो रही है कि वहां पर चोरी कैसे हुई थी और आप कहानी सुनाने लगेंगे कुछ और, वहां पर उनकी शादी कैसे हुई थी, वो रथ यात्रा कैसे निकला था, रिलेवेंट है क्या, जज पूछेंगे हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट केस। अगर रिलेवेंट है तो सुनूंगा, नहीं रिलेवेंट है नहीं सुनूंगा। तो ये पहले भी था और इस समय भी है। सो इस्लामिक पीरियड में भी ओरल एविडेंस जो था, ऐसे एविडेंस कोई खास वैल्यू नहीं दिया जाता था। उसके बाद से आता है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है अप टू 1857, और 1857 की क्रांति के बाद से क्राउन का रूल हो जाता है। तो जब क्राउन का, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था,
ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार चार्टर बनाती थी, 1773 का चार्टर बना था। ऐसे हर 10 साल 15 साल पर एक चार्टर लाते थे। पिट्स इंडिया एक्ट लाए थे 1784 में। तो इस तरीके से कंपनी जो थी एक चार्टर लेकर के आती थी। जब 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 पावर जो है ट्रांसफर हो गया क्राउन के पास, तो क्राउन के पास अब पावर मिल गया लेजिस्लेशन करने के लिए, रूल बनाने के लिए बन गया। दे हैड ट्रेडिंग राइट्स एंड लिटिल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये कंपनी के लिए है। बैटल ऑफ बक्सर इन 1964 significantly grew in all realms of political administration in the provinces। मतलब 1764 के बाद से करीब करीब ये साबित हो गया कि देश पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका है और वहां से अंग्रेज अपने अनुसार रूल बनाने लगे। सो एविडेंस एक्ट जो है 1872 में लेकर के आए, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। 18 आफ्टर दैट अब यहाँ पर क्या है, केस वगैरह कोर्ट वगैरह अलग अलग बनाए जाते हैं। जो ब्रिटिश पीरियड है उसमें कोर्ट का बाइफर्फिकेशन होता है, सेंट्रलाइज्ड पोजीशन लाते हैं। नाउ इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू असिमिलेट एंड प्रोसीजर लॉ फर्स्ट देन द सब्सटेंटिव लॉज ऑफ द ड्यूल सिस्टम। कहने का मतलब ऐसा लगा कि सबसे पहले प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करो, ठीक से करो। प्रोसीजर ठीक से रहेगा तो गिल्टी विल बी पनिश्ड एंड इनोसेंट विल बी सेव्ड। उल्टा हो गया तो भारी पड़ जाएगा। फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडर सर मैकाले इन्होंने आईपीसी इन्होंने ड्राफ्ट किया है। सो आईपीसी इन्होंने ड्राफ्ट किया और 1862 आईपीसी हम लोग अभी पढ़ते हैं। द थर्ड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया असाइंड सर हेनरी मैने को ये काम दिया गया थर्ड लॉ कमीशन ने with task to draft Indian Evidence Act and it was rejected after being introduced by Sir Henry owing to the fact that it was not suitable for India। So हेनरी मैने ने क्या किया, इन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया, उसको स्टडी किया गया और ऐसा पाया गया कि ये जो एविडेंस एक्ट इन्होंने बना दिया एक जनरल एविडेंस एक्ट बना दिया है, इंडिया के लिए ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए जो हेनरी मैने का जो एक्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसके बाद से ये काम स्टीफन साहब को दिया जा रहा है। स्टीफन साहब जो जेम्स स्टीफन साहब हैं, ये 1872 में इस एक्ट को लेकर के आते हैं और पास करवाते हैं। द कोड वाज टर्म्ड एज irrelevant to India and was dropped out। ये मैनी साहब की है, मैनी साहब के पास से, मैने साहब के पास से ये जेम्स स्टीफन को मिलता है और जेम्स स्टीफन जो इसको फ्रेम करते हैं। सॉरी, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1872 आफ्टर द पार्टीशन। द एक्ट अप्लाइड टू बोथ द नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ इन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर। उस समय जम्मू और कश्मीर को इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इस एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है, 167 सेक्शंस है। और जो जेएनके छूटा हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 से इंक्लूडिंग जेएनके एंड लद्दाख, दिस एक्ट इज applicable all over the India। So this is all about the introduction and history of the एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट कैसे कैसे हम 1872 तक पहुंचे हैं। उस एक्ट में टाइम टू टाइम हम चेंजेस करते रहे। गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट करती रहती है, बट मेन 1872 का स्टैंड स्टिल। उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब पास हुआ 2000 में, तो उसके द्वारा बहुत से उसमें अमेंडमेंट डाले गए। चूंकि ये प्रोसीजरल लॉ है, इसलिए प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। अगर प्यूनिटिव लॉ होगा जैसे आईपीसी, तो प्यूनिटिव लॉ जो होगा, सब्सटेंटिव लॉ होगा, इट कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन प्रोसीजरल लॉ गवर्नमेंट चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव भी बना सकते हैं, मतलब उन केसेस पर भी लागू हो सकता है जो पहले से ही हुए हैं और कोर्ट में पेंडिंग है, उन सब पर प्रोसीजरल लॉ लागू हो सकता है। ये एक कोर्ट का हिसाब किताब है, आपको देख करके शायद अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं